Green World Publications. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी और आप सभी को मैं जीव विज्ञान पढ़ाती हूँ। आज हम पढ़ेंगे, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लिया हुआ है, राइट। अब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम पढ़ेंगे कि भैया जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे होता है हमारी लाइफ में, किस तरह से हम विभिन्न क्षेत्रों में इस जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, एनवायरनमेंट के फ़ायदे के लिए, पौधों के फ़ायदे के लिए, जो बेसिकली अल्टीमेटली हम ही को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, राइट। सो आज का चैप्टर क्या है बच्चों? जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, यही वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक रिक्वेस्ट रहा करता है मेरा हमेशा से कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों को। क्योंकि होता क्या है ना बच्चों कि ये जो बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड और हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं, एंड यूट्यूब पे आपके बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बट मोस्टली वो क्या होते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं। तो जो बच्चे प्योरली हिंदी में पढ़े हुए हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, खास करके विज्ञान की भाषा को समझने में, तो उनको ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आप शेयर कर सकते हैं अपने उन सारे दोस्तों को भी, ठीक है बच्चों। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये हम पूरी तरह से, क्योंकि हमने जो प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी का वो हम पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, किस तरह से हम क्या करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं, उस पुनर्योगज डीएनए को किस तरह से दूसरे जीवाणु में इंटर किया जाता है, फिर उसको होस्ट सेल में डाला जाता है और फिर उससे जो अपना टारगेटेड जो हमारा उत्पाद है उसको हम बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कर रखी थी, लेक्चर जा करके देख लेना, पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको देखिएगा। आज क्या देखेंगे? एप्लीकेशंस देखेंगे, अनुप्रयोग देखेंगे, इसका यूज देखेंगे। क्या देखेंगे? यूज देखेंगे। चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारा लेक्चर। तो बायोटेक्नोलॉजी, इस वर्ड से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे बच्चों, है ना। तो जैव प्रौद्योगिकी जो है इसका इस्तेमाल बहुत ही कह सकते हो आप कि विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, वेरियस तरीके से किया जाता है बच्चों, ठीक है। आज के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुका है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़। देखो जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया है, कृषि के क्षेत्र में हो गया है, उद्योगों में हो गया हुआ है, पशु स्वास्थ्य के सुधार में हो गया हुआ है। सबका आपको एक एग्जांपल दे करके भी मैं समझाऊंगी कि किस तरह से ईंधन हो गया है आपके रिन्यूएबल एनर्जी बनाने में, नवीकरणीय ऊर्जा बनाने में, खाद्य प्रसंस्करण में, पेय पदार्थ को बनाने में, पशुपालन और मत्स्य पालन में किस तरह से करा जाता है। कुछ कुछ एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा। मेडिसिन के रूप में आपके चैप्टर में एक टॉपिक है, इंसुलिन बनाया जाता है, ह्यूमन यूज के लिए इंसुलिन बनाया जाता है, जो कि बाहर से दिया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ना, जिसको क्या कहा जाता है? ह्यूम्यूलिन कहा जाता है। तो इसको हमें पढ़ना भी है अपने इस चैप्टर में बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है? आपका मेडिसिन है। जिस कंपनी ने बनाया हुआ है वो क्या करेगा? इसको बेचेगा। तो इंडस्ट्री के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे लोग जो डायबिटीज से, मधुमेह से जो परेशान हैं, अब ये मधुमेह क्या होता है जब टॉपिक आएगा हम डिस्कस करेंगे, आप जानते भी हैं। और इंडिया जो है एक बहुत बड़ा हब बन चुका है डायबिटीज़ पेशेंट्स का, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसका इस्तेमाल हो रहा है, मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में कैसे हो रहा है? बीटी कॉटन, ये भी हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी कॉटन हो गया, बैगन हो गया, बीटी टमाटर भी हो गया है। और वेरियस बीटी क्या है? बैसिलस थुरिनजेंसिस एक जीवाणु है। इस जीवाणु के शरीर में से कुछ विशेष प्रकार का जीन निकाला गया, जिसको इन फसलों में डाला गया ताकि ये फसल रोग मुक्त हो सकें, ठीक है। कैसे रोग मुक्त हुए हैं ये भी डिस्कस करेंगे, समझ गए। तो कृषि के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। पशुओं के सुधार में, कुछ जो बड़े आसानी से थक जा रहे हैं, कम दूध देते हैं, इस तरह से कुछ चीज़ें की, जैसे कि हमारे पास एक रोजी नाम की गाय है, हमारा टॉपिक भी होगा ट्रांसजेनिक एनिमल जब पढ़ेंगे, उसमें रोजी नाम की जो गाय है ये इसको ट्रांसजेनिक बनाया गया और इसके दूध में हमें जो प्रोटीन मिलता है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, समझ गए। तो इसका वेरियस यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी का। ये है आपके कुछ विभिन्न क्षेत्र जिनमें हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी को मैं समझा नहीं रही हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी समझना है, लास्ट लेक्चर मैंने लिया हुआ है, उसमें टोटल 4 लेक्चर है, ठीक है, लास्ट चैप्टर का, वो जा करके देखिए, आपको बहुत
कायदे से समझ में आ जाएगा, हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कुछ शब्द हैं, कुछ आपके वोकैब्स हैं, शब्दावलियां हैं, उसको भी समझ लीजिए। जैसे कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है बच्चों, हरित जैव प्रौद्योगिकी का क्या मतलब होता है। हरित वर्ड जहां पर भी आए एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक होगा, ठीक है। तो हरित बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति लाई जा रही है, कृषि के क्षेत्र में जो उपयोग किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, वो है आपका ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। और स्पेशली बायोटेक का इस्तेमाल करके कृषि के क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, हरित जैव प्रौद्योगिकी। सिमिलरली आपका व्हाइट या फिर ग्रे बायोटेक्नोलॉजी है, सफ़ेद कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं इसको, भूरा धूसर, ग्रे को धूसर कहा जाता है, धूसर जैव प्रौद्योगिकी। ये आपके इंडस्ट्रीज में स्पेशली केमिकल के प्रोडक्शंस में से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी बच्चों, ब्लू वर्ड जहाँ पर भी है वाटर से रिलेटेड होता है, जल से रिलेटेड होता है। तो समुद्र में या एक्वाटिक लाइफ का या एक्वाटिक रिसोर्सेस का, जलीय संसाधन का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग बायोटेक, ये है आपका रिलेटेड किससे बच्चों, ब्लू बायोटेक से रिलेटेड है, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। अगला शब्द आ गया आपका रेड बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके मेडिसिन से रिलेटेड है बच्चों, दवाओं के उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपके एनसीईआरटी की टॉपिक ये डिस्कस नहीं करती है, बट जानते रहिए, क्या पता आगे आपको किसी ना किसी एग्जाम में या कहीं ना कहीं इसका यूज दिख सकता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम आते हैं, क्या है हमारा बच्चों कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। हाँ चलिए ठीक है, हम देखते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी हमारी बात करती है कि जैव प्रौद्योगिकी का यूज़ हम एग्रीकल्चर में किन तरीकों से कर सकते हैं, यानी कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आप कौन कौन से मेथड से कर सकते हो। किसका इस्तेमाल करना है हमको, बायोटेक का। मेरे मुंह से बायोटेक निकलेगा, जैव प्रौद्योगिकी इसका मतलब होता है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी होता है। तो मोस्टली मैं बायोटेक बोलूंगी, थोड़ा सा शॉर्ट नेम है इसलिए आप समझिएगा उसको, ठीक है ना। तो कृषि में किन किन तरीकों से हम उत्पादन अपना बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, अपनी उत्पादकता को बढ़ाना, यही हमारा टारगेट होता है। हमारी फसल अच्छी हो, उत्पादकता अच्छी वैरायटी का हो, यानी कि उसका जो क्वालिटी है वो भी अच्छा हो, यही हमारा टारगेट होता है। किन तरीकों से कर सकते हैं बच्चों, एग्रो केमिकल आधारित कृषि हम करते हैं। अब ये आपका एग्रो केमिकल आधारित कृषि क्या होता है, यानी कि कृषि में हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, राइट। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हम करते हैं बच्चों, जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको मारने के लिए हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। आपके किसको मारने के लिए बच्चों, खरपतवार को मारने के लिए हर्बिसाइड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ये साइड का मतलब होता है मारना, ठीक है ना, समझ जाना। ये आपके खरपतवार नाशक होते हैं ना, हिंदी में अगर बोला जाएगा तो ये खरपतवार नाशक मतलब मारने वाला बेसिकली, ठीक है। और ये क्या है, आपके पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों को मारने वाला, जो वेरियस प्रकार के आपके कीट पतंग जो आते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारने के लिए। अच्छा, आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर्बिसाइड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने सुना हुआ है किसी को ये कहते हुए न्यूज़ में, अब तो न्यूज़ सबके हाथ में है, फ़ोन वगैरह है, तो कोई सी भी जानकारी आप ले सकते हैं, तो ये कहते हुए सुना है कि यार जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो रहा है, जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, जितना ज़्यादा हर्बिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, उतना ही ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। और ये प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ आपके जल को, आपकी मिट्टी को और आपकी हवा को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से चारों तरफ से एक सर्कल में घूम रहे हैं सब कुछ। ये हमारे शरीर में भी केमिकल्स पहुंच रहे हैं, ये हानिकारक केमिकल्स हमारे शरीर में भी पहुंच रहा है, जिसको क्या कहा जाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है, जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक चैप्टर है उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। बायोमैग्निफिकेशन क्या हुआ, एक साइकिल बनता है कि ये जो केमिकल्स होते हैं ये नष्ट नहीं होते हैं। बेसिकली सबसे पहला ये क्या होता है, ये नष्ट नहीं होगा। तो अगर ये आप लेट्स से कि आप कोई सब्जी खा रहे हैं, आप कोई सब्जी खा रहे हैं, तो सब्जी में ये जो आपके केमिकल्स पड़े हुए हैं, अगर हम खा रहे हैं तो सब्जी के माध्यम से ये फिर हमारे मानव शरीर में चला जाएगा,
ठीक है, ये मानव शरीर में चला जाएगा और ये बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं, ये हमारे सेल्स में पड़े रहते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इस चैलेंज को टैकल करने के लिए, इस चुनौती को से निपटने के लिए हमने कुछ करने की कोशिश की। तो क्या किया, आजकल तो सब सुन रहे होंगे ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि हानिकारक रसायनों से दूर रहना या हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल कम से कम करना। ठीक है, तो प्योर तरीके से, नेचुरल तरीके से जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक है। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक का मतलब क्या? जैविक। क्या हो गया? जैविक। तो जैविक खेती की जाने लगी। आजकल तो बड़ा ही सुन रहे होंगे, जो बच्चे जो लड़कियां हैं उनको ऑर्गेनिक नेचुरल क्या कहते हैं उसको, स्किन केयर प्रोडक्ट चाहिए होता है और हमें नेचुरल खाना चाहिए होता है, नेचुरल फूड चाहिए होता है, बट आजकल नेचुरल कुछ भी है नहीं। ठीक है ना, जिस तरह से इसका नुकसान किया गया अब वो वापस से आ रहा है और ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत महंगी भी मिलती हैं। ये कहा जाता है कि इनको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ठीक है, एक टाइम था जब नेचुरली बनता था और कोई खर्चा नहीं होता था। बहरहाल, तो ऑर्गेनिक खेती का एक नुकसान ये है, फ़ायदा तो है कि ये आपके स्वास्थ्य को बड़ा अच्छा रखता है और फ़ायदा ही करता है। ठीक है ना, हर तरीके से ये फ़ायदा करेगा, बट इसमें इंडस्ट्री के तौर पर कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। मतलब अगर इसका उद्योग किया जाएगा तो उतनी तेज़ी से ये फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। ये क्या है बच्चों? ये बहुत ही स्लो प्रोसेस ये बड़ा धीमे धीमे होता है और ये क्या करता है, इसकी उत्पादकता भी कम होती है। जब हम क्या करते हैं कि मैन्योर डालते हैं, मैन्योर क्या होता है? खरपतवार वगैरह से जो हम खाद बनाते हैं, कंपोस्टिंग करके जब हम खाद बनाते हैं तो वो उसमें आपके नेचुरल मिनरल्स पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? नेचुरल मिनरल्स पड़े होते हैं। ठीक है ना, तो जब उसका इस्तेमाल करके हम खाद बनाते हैं और उसको हम अपनी कृषि में डालते हैं और फसलों का उत्पादन करते हैं तो वो उत्पादन बहुत कम होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये मिनरल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, इतने ज़्यादा मिनरल्स बन नहीं पाते हैं कि ये आपके फसल को तुरंत इसकी उत्पादकता को क्या कर सके, बूस्ट कर सके। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। पर हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि फ़ायदे वाली भी चीज़ बने और उत्पादकता भी अच्छी हो। हमें तो सब कुछ चाहिए कि भाई हमारा नुकसान भी ना हो, लेकिन हमारा उत्पादन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फिर हमने क्या इस्तेमाल करना शुरू किया? हमें तो पता चला हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? जैव विविधता के बारे में हमें पता चला हुआ है कि भाई जैव विविधता एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करके मन चाहे चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है ना। जैसा हम चाहते हैं अपने फसल में, हम चाहते हैं कि हमारी फसल में ऐसा गुण हो कि कोई भी कीट जो फसल को हमारे नुकसान पहुंचा रहा है उस कीट का असर ना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारी फसल की हमारा जो बीज है वो अच्छी गुणवत्ता वाला हो। हम चाहते हैं कि सूखे से बच सके, हम चाहते हैं कि लवणता से बच सके, हम चाहते हैं कि जो पीएच इम्बैलेंस हो रहा है उसका असर हमारे फसल पर ना हो। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं। तो इन चीज़ों को करने के लिए हमें अपने फसल को ऐसा बनाना भी तो बनाना पड़ेगा ना। ऐसा मतलब इसको ऐसे समझिए कि जैसे मम्मी पापा चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है पढ़ने लिखने में अच्छा हो, हमारा बच्चा फिजिकली स्ट्रांग हो, हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो, हमारे बच्चे को मतलब कि कह लीजिए कि दुनिया की भी जानकारी हो, हमारा बच्चा हर तरीके से कैपेबल हो। तो ये सब चीज़ करने के लिए क्या किया जाएगा? माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को अच्छे एनवायरनमेंट में डालें, ट्रेन करें उसको, सारी चीज़ें से करें। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जब करनी पड़ेंगी तभी तो ये सब कुछ आएगा। तो हमको भी अपने पौधों को ये गुण देना पड़ेगा। जब एक बार हमने अपने पौधे को ये गुण दे दिया तो जेनेटिक्स आपने पढ़ा हुआ है, मैंने ही आपको जेनेटिक्स पढ़ाया हुआ है, तो वो जीन क्या होगा? जीन बार बार क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। तो ये बार बार पौधे में क्या जाएगा? जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होगा। आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक बार काम करना पड़ता है, देन धीरे धीरे प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। समझ में आ गया? तो अब हम क्या करेंगे? हमने ये देखा कि एग्रोकेमिकल बेस्ड जो हमारा एग्रीकल्चर है ये इतना फ़ायदा तो नहीं पहुंचा रहा है यार, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इससे क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। और जैविक
कृषि करने का फायदा तो है, लेकिन बड़ा स्लो प्रोसेस है, उत्पादकता कम हो रही है, इसीलिए जैविक कृषि भी करना मजेदार नहीं है। तो हमने क्या किया, हम आनुवंशिक रूप से इंजीनियर करेंगे, इंजीनियरिंग करके फसलों को तैयार करेंगे। आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग, जेनेटिकल इंजीनियरिंग जिसको कहा जाता है। हम क्या बनाएंगे, अपना आरडीएनए बनाएंगे। आरडीएनए बना करके क्या करेंगे, उस आरडीएनए को अपने होस्ट सेल में डालेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे। ठीक है, यही हम करेंगे। कैसे करते हैं वो मैं बता चुकी हूँ, एग्जाम्पल आज देखेंगे। चलो, लेकिन किया क्या गया, यही जो है आपका एक 1960s और 70s के टाइम पे आपके हमारे देश में एमएस स्वामीनाथन जी थे। एमएस स्वामीनाथन, नाइनटीन 1960s की बात है। हमारे देश में एमएस स्वामीनाथन जी ने कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाई। उस समय दरअसल हमारा देश जो है वो खाद्य समस्या से जूझ रहा था। हमारे देश में उतना भोजन नहीं था, गेहूं चावल इन सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम थी। ठीक है, तो ये कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाते हैं, जिनको कहा जाता है हरित क्रांति। क्या कहा जाता है बच्चों, हरित क्रांति कही जाती है। अब ये हरित क्रांति आई कैसे, भारत में हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। लिख लीजिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व स्तर पर एमएस किसके हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, विश्व स्तर पर, ये विश्व स्तर पर आपके हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अच्छा, हरित क्रांति आई कैसे, एक्चुअली में अच्छी किस्म की अरे यार, अच्छे किस्म का बीज इस्तेमाल किया गया, बीज इस्तेमाल किया गया बच्चों। सिंचाई का साधन जहां पर उपलब्ध था, सिंचाई का साधन जहां पर उपलब्ध था, लिखते जाइएगा पॉइंट में, ठीक है ना। सिंचाई का साधन जहां पर उपलब्ध था, ठीक है, जिनके बड़े जोत थे। बड़े जोत का मतलब कि एरिया, लैंड एरिया, जमीन का जो एरिया है वो काफी बड़ा था, ठीक है ना। जोत का आकार बड़ा था, ठीक है ना, जोत का आकार क्या था, बड़ा था। जोत का आकार का मतलब क्या है, जो हमारा जो खेत है वो काफी बड़ा था, ऐसा नहीं था कि छोटे छोटे टुकड़े में था। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे किस्म के बीजों का इस्तेमाल करके, सिंचाई वगैरह का इस्तेमाल करके अपने उसके गेहूं और चावल की गुणवत्ता के साथ साथ में इसकी उत्पादकता को भी क्या किया गया, 3 गुना बढ़ा दिया गया। 3 गुना, ये 3 गुना तेजी से इसका उत्पादन होने लगा। तो भारत जो है आज के टाइम पे, भारत खाद्य संपन्न देश माना जाता है। एक टाइम पर ऐसा था कि भारत में खाद्य की बड़ी समस्या हुई थी, उसकी बहुत सारे रिपरकशंस थे, बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है ना। तो 1960 के बाद में जो रेवोल्यूशन आया हरित क्रांति में, एग्रीकल्चर में, कृषि में हरित जो क्रांति आई, उससे उत्पादकता जो है वो 3 गुना बढ़ी। लेकिन इसका जो फायदा है ये बहुत कम लोगों को हुआ। इसका फायदा जो है बच्चों कुछ सिलेक्टिव लोगों को हुआ, सब लोगों को इससे फायदा नहीं हुआ। जो आपके मध्यम किसान हैं, जो आपके सीमांत किसान हैं, उनको इससे फायदा नहीं हुआ। और सभी एरिया में, साउथ इंडिया ले लीजिए आप ईस्टर्न इंडिया ले लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया ले लीजिए, इन सारे पूरे के पूरे भारत में इसका फायदा नहीं हुआ। फायदा कुछ ही एरिया में हुआ। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में गाजियाबाद वाला जो एरिया है, मेरठ वाला जो एरिया है, वेस्ट यूपी जो है, वहां पर हरित क्रांति का फायदा ज़्यादा हुआ इन कंपेयर टू आपका जो बाकी एरिया है उत्तर प्रदेश का। इसी तरीके से कुछ जैसे राज्य हैं आपके, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन राज्यों को ज़्यादा फायदा हुआ बाकी राज्यों की तुलना में देखा जाए तो हरित क्रांति जो है इसने काम तो किया, 3 गुना तेजी से इसने जो है उत्पादकता को बढ़ाया, लेकिन इसका थोड़ा नुकसान भी देखा गया, ठीक है ना। और
केमिकल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुए, इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, तो इससे प्रदूषण की भी समस्या को इस प्रदूषण की भी इससे समस्या बढ़ी। तो ये कहा जा सकता है कि हरित क्रांति जो है आपका, ये भी पूर्ण रूप से एक सफल तरीका नहीं था, एक सफल योजना नहीं थी कि हम इससे कि हाँ ठीक है अब तो ये एक ऐसा हमारे पास साधन आ गया कि अब हमें कुछ और चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी से काम चलेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इससे समस्या तो हमें देखने को मिल गई, तो हमें कुछ और तरीका ढूंढना था, ठीक है ना, कुछ और तरीका भी ढूंढना था। विकासशील देशों को इससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर 1950s में दरअसल हरित क्रांति से पहले ही क्या हुआ था, एक विशेष प्रकार की युक्ति का भी पता चला था, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ऊतक संवर्धन कहते हैं। ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, टिश्यू कल्चर में पौधे के कुछ भाग को, पौधे के कुछ भाग को लेकर उसको क्या किया जाता है, एक विशेष प्रकार के माध्यम में रखा जाता है। जैसे जितनी भी चीज़ें, जो भी फूड वगैरह जो रिक्वायर्ड होती हैं, वो चीज़ डाली जाती है और धीरे धीरे क्या किया जाता है, ये पौधा ग्रो कर जाता है। पौधा इसी में क्या कर जाएगा बच्चों, ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, आपका सुक्रोज दिया जाएगा, सुक्रोज दिया जाता है, आपका हार्मोन्स दिया जाता है, आपके पादप हार्मोन्स दिए जाएंगे, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, आपका साइटोकाइनिन हो गया, ये सब आपके क्या दिए जाएंगे बच्चों, हार्मोन दिए जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें दे करके क्या किया जाता है, पौधे को एक माध्यम में क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, टिश्यू कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिश्यू कल्चर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है बच्चों, टिश्यू कल्चर कहा जाता है, ठीक। अब पौधे के जिस भाग का इस्तेमाल किया जाता है सॉरी सॉरी पौधे के जिस भाग का इस्तेमाल किया जाता है उसको एक्सप्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सप्लांट कहा जाता है, ठीक है। पौधे का, पुराने पौधे का जिस भाग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एक्सप्लांट कहा जाता है। एक्सप्लांट को लेकर के हम क्या करते हैं, अपने एक विशेष प्रकार के माध्यम में, जिसमें सुक्रोज डाल देते हैं भोजन के लिए, हार्मोन्स डाल देते हैं, कुछ एंजाइम्स डाल देते हैं, मिनरल्स डाल देते हैं, ये सारी चीज़ें डाल करके हम क्या करते हैं, पौधे को उगाते हैं, ठीक है। इस विधि को क्या कहा जाता है बच्चों, ऊतक संवर्धन कहा जाता है। और पौधे का जो भाग इस्तेमाल होता है उसको एक्सप्लांट कहा जाता है। इस क्षमता को क्या कहा जाता है, टोटीपोटेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, टोटीपोटेंसी कहा जाता है। यानी कि टिश्यू कल्चर में, मतलब ऊतक संवर्धन के माध्यम से पौधे का जो पूर्ण पौधे का विकास होता है उसको क्या कहा जाता है, टोटीपोटेंसी कहा जाता है, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर का फायदा भी देखा गया। टिश्यू कल्चर का फायदा क्या हुआ कि मान लीजिए कि अगर कोई पौधा विषाणु से या किसी दूसरे सूक्ष्म जीव से ग्रसित है, मतलब वो बीमार है या उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो उस भाग को हम ना निकालें, उस भाग का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। पौधे के कुछ भाग को, जो आपके विभाज्योतक ऊतक हैं, कौन से ऊतक, विभाज्योतक ऊतक है, क्लास 9th में पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में, ठीक है। इनके जैसे कि आपके शीर्ष का भाग हो गया, प्ररोह का भाग हो गया, इन भाग को लेकर के भी हम क्या कर सकते हैं, अपना पूर्ण रूप पौधा तैयार कर सकते हैं। और ये जो हमारा पौधा होगा, ये पौधा हमारा बिल्कुल स्वस्थ होगा, हर तरीके से क्या होगा, पूर्ण रूप से क्या होगा, ये स्वस्थ पौधा होगा। तो टिश्यू कल्चर का फायदा क्या हुआ, बिल्कुल कम समय में आप ढेर सारे पौधे बना सकते हो और स्वस्थ पौधा बना सकते हो, बिल्कुल विषाणु रहित, सूक्ष्म जीव रहित आप अपने पौधे को बना सकते हैं। बात समझ में आ गया है, ठीक है बच्चों। टोटीपोटेंसी क्या होती है, टिश्यू कल्चर के माध्यम से जो पौधा तैयार किया जाता है, जितना पौधा तैयार किया जाता है उसकी क्षमता को हम क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। एक्सप्लांट क्या होता है, टिश्यू कल्चर के लिए, ऊतक संवर्धन के लिए पौधे के जिस भाग का इस्तेमाल होता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, एक्सप्लांट कहा जाता है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर हम गैमीट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। गैमेट का मतलब है कि क्या यहाँ पर हम युग्मक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एग होगा,
और ओवम होगा और इनका फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है, देन जाकर के नए पौधे को तैयार किया जा रहा है। ये तो हम कर नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, इसका इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन करा रहे हो। क्या करा रहे हो, अलैंगिक जनन करा रहे हो। जब अलैंगिक जनन होता है तो आपने क्या पढ़ा है, ये क्या होगा, आनुवंशिक रूप से अलग होगा या सेम होगा, आनुवंशिक रूप से ये क्या होगा, अलग होगा या सेम होगा, मुझे बताओ। आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान होगा। क्या होगा, ये समान होगा। जेनेटिकली ये बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सेम होगा। इसीलिए इन पौधों को क्या कहा जाता है, सोमा क्लोन्स कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, सोमा क्लोन्स कहा जाता है इनको। सोमा का मतलब क्या होता है, दैहिक। सोमा का मतलब क्या होता है, दैहिक। दैहिक का मतलब बॉडीली, बॉडी से रिलेटेड, ठीक है ना, सोमैटिक सेल्स, तो यानी कि आपके बॉडी से रिलेटेड, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, सोमा क्लोन्स। क्यों सोमा क्लोन्स कहा जा रहा है, समझ लो इसको। क्योंकि ऊतक संवर्धन में हम पौधे के कुछ पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पौधे के कुछ पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली उसके गैमीट को नहीं, उसके सेल्स को, बॉडीली वाले सेल्स को, बॉडी वाले पार्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों, सोमा क्लोन्स कहा जाता है। अब और समझिएगा, ये बिल्कुल क्या इसके लिए बहुत बड़े बड़े यंत्र की ज़रूरत है, बड़े बड़े फार्म की ज़रूरत है, नहीं, बड़े बड़े फार्म की ज़रूरत है, बहुत बड़े यंत्र की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत सूक्ष्म स्तर पर हम ढेर सारा उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए इस विधि को क्या कहा जाता है बच्चों, माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हर एक बात समझ में आ गई है। अब एक बार रिवाइज करूंगी, फिर ये पैराग्राफ में पढ़ूंगी। तो ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर क्या होता है बच्चों, 1950s में टिश्यू कल्चर के बारे में पता चला। ऊतक संवर्धन में क्या किया जाता है, पौधे के कुछ भाग को लेकर के उसको एक विशेष प्रकार के माध्यम में क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है, उगाया जाता है। इस माध्यम में हम पौधे के वृद्धि के लिए जितनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो डाल देते हैं, जैसे कि सुक्रोज डाल दिया, एनर्जी के लिए फूड उसका है, ठीक है ना। उसके अलावा हम क्या डालते हैं, सॉरी मैं सुक्रोज, ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने डाल दी हुई हैं। और क्या है बच्चों, एंजाइम्स हमने डाल दिया, हार्मोन्स हमने डाल दिया, मिनरल्स हमने डाल दिया। ये सारी चीज़ें जब हमने डाल दी तो पौधा क्या हुआ, वृद्धि करने लगा। पौधे के, इसी को क्या कहा जाता है, टिश्यू कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिश्यू कल्चर। अब पौधे का जिस पार्ट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, एक्स प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्स प्लांट कहा जाता है बच्चों, ठीक है। और इस कैपेसिटी को, यानी कि टिश्यू कल्चर करने की कैपेसिटी को, क्षमता को क्या कहा जाता है बच्चों, टोटीपोटेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोटीपोटेंसी कहा जाता है, ठीक है, टोटीपोटेंसी कहा जाता है। अब पौधा जो है वो बिल्कुल जेनेटिकली सेम होगा, इसीलिए पौधे को क्या कहा जाता है, सोमा क्लोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोमा क्लोन्स कहा जाता है। सूक्ष्म स्तर पर ढेर सारा हम पौधा बना सकते हैं, कम समय में बना सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रोपेगेशन को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं और आपको बाकी चीजें समझ में आएंगी। वर्ड्स को 3-3, 4-4 बार इसलिए बोला जाता है, मे बी आपको बोरिंग साउंड करे, बट आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। चलो सुनो, टिश्यू कल्चर। 1950s के दशक में वैज्ञानिकों ने यह जाना कि पौधे के किसी भाग एक्स प्लांट, पौधे का कुछ भी पार्ट, स्पेशली कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कौन से बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, विभाज्य ऊतक वाले जो आपके सेल्स हैं वो वाले पार्ट को पोषक माध्यम में उगाकर संपूर्ण पौधा बनाया जा सकता है। पूरा का पूरा हम प्लांट बना सकते हैं। करते हो ना, कलम करके गुलाब वगैरह जो लगाते हो, एक उसका स्टेम लेते हो और पूर्ण रूप पौधा तैयार कर लेते हो। ये क्या है, आपका टिश्यू कल्चर ही तो है। क्या है, एक तरीके से टिश्यू कल्चर ही तो है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब उसको हम लैब में बना रहे हैं, दैट इज आपका टिश्यू कल्चर, ठीक है। इसे बनाया जा सकता है। इस क्षमता को क्या कहा जाता है बच्चों, टोटीपोटेंसी कहा जाता है। इस तकनीक द्वारा बहुत कम समय में हजारों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इसी वजह से इस विधि को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। इन पौधों को सोमा क्लोन्स कहते हैं।
क्यों सोमा क्लोन्स कहते हैं? क्योंकि इनके जो जीन होते हैं, जीन के अनुसार ये मूल पौधों के समान होते हैं, अपने मम्मी पापा के बिल्कुल एक जैसे, मतलब समान होंगे। जैसे कि टमाटर, केला, सेब, इन सबको क्या किया गया था? टिश्यू कल्चर के माध्यम से ग्रो किया गया। अब तक कौन कौन से पौधों की टिश्यू कल्चर के माध्यम से ग्रो कराया गया है? आपका टमाटो है, बनाना है, और क्या है बच्चों? टमाटो, बनाना, एप्पल। क्या है? एप्पल। क्या बनाओगे? हाँ, इसका शॉर्ट फॉर्म बना लो, बैट। बनाना, एप्पल, टमाटो। क्या बना सकते हैं? बनाना, एप्पल, टमाटो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, और टिश्यू कल्चर का और क्या यूज है? बीमार पौधों से स्वस्थ पौधों की भी प्राप्ति हो सकती है। किसका इस्तेमाल करके? माइक्रो प्रोपेगेशन करके, मतलब टिश्यू कल्चर करके। संक्रमित पौधों के मेरिस्टेम भाग को, यानी कि शीर्ष या पार्श्व भाग को अलग करके इसको लैब में ग्रो कराया जा सकता है। इस तरह से हम बीमार पौधे से भी स्वस्थ पौधा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और टर्म है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक जहां पे भी वर्ड है आप समझ लीजिएगा बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? बॉडी से रिलेटेड है। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है बच्चों? यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है? पौधे के प्रोटोप्लाज्म को लेकर, प्रोटोप्लाज्म कैसे प्राप्त किया जाता है? मान लीजिए पौधा है, पौधे का ये बाहरी आवरण क्या है आपका? कोशिका भित्ति, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सेल वॉल कहते हैं। इसको क्या किया जाएगा? डाइजेस्ट कर दिया जाता है। सेल वॉल पौधा है तो आपका किससे बना होगा बच्चों? सेलुलोज का बना होगा, है ना। सुक्रोज वगैरह दे करके हम क्या करते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं। ठीक है, सेलुलोज का बना होगा तो क्या करेंगे? सेलुलोज इसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो अब जो सेल वॉल डाइजेस्ट हो गया, बचा क्या है इसमें आपके कुछ कोशिकांग बचे हुए हैं, आपका कोशिका द्रव्य बचा हुआ है। उन सबको मिलाकर के क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो इसी तरीके से दो पौधे के प्रोटोप्लाज्म को क्या किया जाता है? मिक्स करा दिया जाता है। एक पौधे का प्रोटोप्लाज्म है, दूसरे पौधे का भी प्रोटोप्लाज्म है, इनको क्या किया जाएगा? मिक्स करा दिया जाता है। और एक मिक्स मतलब दो विभिन्न पौधे के जो फसल हैं उनके गुण को मिला करके एक नया पौधा बना दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, टमाटर और आलू के प्रोटोप्लाज्म को मिक्स करके क्या बनाया गया था? पोमैटो बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पोमैटो बनाया गया था। लेकिन ये पोमैटो जो है ये व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल नहीं हो पाया, मतलब इसका कुछ खास यूज दिखा नहीं, जिसकी वजह से इसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया। पढ़ दूं? चलिए देखिए, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं? पौधों की कोशिकाओं की दीवार हटाकर, कोशिकाओं की दीवार हटाकर मतलब सेल वॉल को हटा करके, किसको हटा करके? कोशिका भित्ति को हटा करके इनके प्रोटोप्लास्ट को क्या करा जाएगा? सेपरेट कर लिया जाता है और उन्हें मिला करके नया पौधा बनाया जाता है। दो पौधे हैं, दो से ज़्यादा पौधे हैं, इनके प्रोटोप्लाज्म को क्या किया जाएगा? मिक्स करा दिया जाता है और उससे नया पौधा क्या किया जाता है? बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका क्या है? टमाटर और आलू, यानी टमाटर और पोटैटो के प्रोटोप्लाज्म को मिक्स करा करके क्या बनाया गया था? पोमैटो बनाया गया था। लेकिन व्यावसायिक रूप से ये इतना सफल क्या आविष्कार नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं जो आज का हमारा हॉट टॉपिक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चों? समझिएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आनुवंशिक संशोधित जीव, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव जो हैं आपके, इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है बच्चों? जीएमओज कहा जाता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नाम से पता चल रहा है कि इनके आनुवंशिक संरचना में हम कुछ ना कुछ फेरबदल कर रहे हैं।
इनकी आनुवंशिक संरचना में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जा रहा है और एक नया जीव बना दिया जा रहा है, ठीक है ना। इन जीवों को क्या कहा जाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया है बच्चों? ऐसे जीव जिनको आनुवंशिक रूप से क्या किया गया है? परिवर्तित किया गया है, आनुवंशिक रूप से इनकी आनुवंशिक संरचना में कुछ ना कुछ चेंज किया गया है, कुछ चीज़ें बढ़ाई गई हैं, कुछ चीज़ें घटाई गई हैं, यही किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जीव को क्या कहा जाता है? जीएमओज होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वे जीव जिनके जीन में परिवर्तन किया गया हो उनको क्या कहा जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव। जैसे कि आपके बहुत सारे हैं, जैसे पौधे हो गए, बैक्टीरिया, कवक, एनिमल्स, समटाइम्स अभी ह्यूमन बींग्स पर इतना स्टडी नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी इन्हीं सब पर चल रहा है, ठीक है। अब जीएम्स के लाभ क्या है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस के लाभ क्या हैं, ठीक है ना। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके हमको क्या फ़ायदा मिलता है? अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फसल है उसकी उत्पादकता भी बहुत अच्छी हो, मेरा फसल खराब ना हो, ठंड से, सूखा से, लवणता से, गर्मी से, कीट से, इन सब चीज़ों से क्या कर सके? वो रेजिस्ट कर सके, अपने आप को बचा सके अपने आप को, ठीक है ना। कीटनाशकों का इन पर कोई खास प्रभाव ना हो, कटाई के बाद कटाई वगैरह यानी हमारे फसल में नुकसान ना हो, हमारा फसल पतला ना हो, उसकी गुणवत्ता क्या हो? अच्छी हो, खनिजों के उपयोग में काफ़ी ज़्यादा ये दक्ष हो, पोटेंट हो, ठीक है। तो ये सारे पर्पजेस को देख करके हम क्या करते हैं? अपने पौधे को या अपने बाकी उत्पाद को हम ऐसा बनाना चाहते हैं इच्छा अनुसार। सिंपली हम क्या कह सकते हैं? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन को हम ये कह सकते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार हम गुण पैदा कर सकते हैं किसी भी जीव में या किसी भी चीज़ में, समझ गए? स्पेशली आपके किसके? लिविंग बींग्स में, लिविंग बींग्स का ही इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो और एग्जाम्पल जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का ही इस्तेमाल करें, यानी जेनेटिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके गोल्डन राइस बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चों? गोल्डन राइस बनाया गया था आपका। कैसे बनाया गया था समझिएगा इसको। एक सेकेंड, हाँ चलिए। गोल्डन राइस का मतलब क्या है? सुनहरा चावल। चलो समझो इसको, सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, ठीक है। इस गोल्डन राइस में ना क्या गुण होता है बच्चों? इसमें विटामिन ए भरपूर होता है। कौन विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। विटामिन ए किसका सोर्स है? मतलब इससे क्या फायदा होता है बच्चों? विटामिन ए की कमी से बेसिकली क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी, ठीक है। या जिसको क्या कहते हैं? ज़ेरोफ्थैल्मिया। ज़ेरोफ्थैल्मिया कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हरी सब्जियां, दूध, अंडे ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो उनके लिए क्या किया गया भैया? एक चावल बना देते हैं। जिन एरियाज में लोग चावल ज़्यादा खाते हैं वो ये चावल खाएंगे तो उनकी साथ में क्या हो जाएगी? विटामिन ए की भी पूर्ति हो जाएगी, ठीक है ना। विटामिन ए की भी क्या हो जाएगी? पूर्ति हो जाएगी। तो इस विटामिन ए को कैसे बनाया, इस गोल्डन राइस को कैसे बनाया गया था? साधारण सबसे पहले क्या किया गया था? एक पौधा था डैफोडिल, डैफोडिल पौधा था। डैफोडिल ये पौधा है। डैफोडिल पौधे को क्या किया गया था बच्चों? इसका नाम, वैज्ञानिक नाम है इसका नार्सिसस, नार्सिसस स्यूडो रुक जाओ, स्यूडो नार्सिसस, ये है इसका वैज्ञानिक नाम, नार्सिसस स्यूडो नार्सिसस। इसके पास में ना बीटा कैरोटीनॉइड था। इसके पास क्या था बच्चों? बीटा कैरोटीनॉइड था, ठीक है। यानी बीटा कैरोटीनॉइड बनाने वाले जीन को निकाल लिया गया,
बीटा कैरोटीनॉइड बनाने वाले जीन को इस पौधे से क्या किया गया, निकाल लिया गया और इस पौधे को क्या किया गया, दूसरे हमारे जो साधारण चावल थे उनमें डाल दिया गया। किसकी मदद से, साधारण चावल में डाल दिया गया। किसकी मदद से, किसकी मदद से डाला गया, साधारण चावल में इसको क्या किया गया बच्चों, इंसर्ट कराया गया, ट्रांसफॉर्म कराया गया। किसकी मदद से कराया गया, आपका पौधे में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन से वाहक का, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का इस्तेमाल करके, ट्यूमिफेशियंस का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का इस्तेमाल करके इस बीटा कैरोटीनॉइड बनाने वाले जीन को क्या किया गया, साधारण चावल में डाला गया। तो जो चावल हमको मिला, अब जो चावल हमको मिलेगा वो कैसा होगा, गोल्डन होगा, सुनहरा होगा। कैसा होगा, सुनहरा होगा बच्चों, गोल्डन होगा, ठीक है ना। तो ये चावल दरअसल देखने में सुनहरा था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सुनहरा चावल पड़ गया, मतलब गोल्डन राइस पड़ गया। अब इस गोल्डन राइस में क्या मिल गया, विटामिन ए बनने लगा। क्या बनने लगा, विटामिन ए बनने लगा बच्चों, ठीक है। तो जो कोई भी इस चावल को खाएगा उसको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में क्या मिलेगा बच्चों, विटामिन ए की भी पूर्ति होती जाएगी। किसकी पूर्ति होती जाएगी, विटामिन ई की पूर्ति होती जाएगी, ठीक है ना। कैसे बनाया गया था, डैफोडिल पौधे में देखा गया कि इसके पास क्या है, बीटा कैरोटीनॉइड बनाने वाले जीन्स हैं। इन जीन को निकाल करके क्या किया गया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के मदद से क्या किया गया, साधारण पौधे में डाला गया, ठीक है। साधारण पौधे में इस्तेमाल किया गया तो जो चावल बना वो चावल कैसा हुआ, सुनहरा कलर देखने में था, जिसमें विटामिन ए था। तो इस चावल का नाम क्या रख दिया गया, विटामिन ए, सॉरी क्या नाम रख दिया गया बच्चों, क्या नाम रख दिया गया इसका, गोल्डन राइस रख दिया गया, गोल्डन राइस रख दिया गया, ठीक है। आशा करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और चीज़ बनाई गई थी, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है बट आप समझ लीजिए थोड़ा सा। एक और चीज़ बनाया गया था, आप जानते हैं कि हिपैरिन जो है बच्चों, ये क्या है, हिपैरिन एक क्या है, एंटीकोएगुलेंट है, एंटीकोएगुलेंट है। हिपैरिन क्या है, एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट का मतलब क्या है, हिपैरिन ही हमारा यकृत जो है ये हिपैरिन बनाता है और ये क्या काम करेगा, ये हमारे शरीर में रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। क्या करेगा, रुधिर का थक्का बनने से रोकेगा, ठीक है ना, रुधिर का थक्का बनने से रोकता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ देखा गया कि एक हिरुडा मेडिसिनालिस, हिरुडा मेडिसिनालिस नाम का एक जीव है जिसको जोंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, जोंक कहा जाता है। कौन से संघ से ये संबंधित है आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, एक उत्पाद प्रेजेंट होता है, मतलब एक चीज पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, हिरुडीन। इसमें क्या बनता है, हिरुडिन बनता है बच्चों। ये हिरुडिन भी क्या गुण रखता है, ये हिरुडिन भी क्या करता है, रुधिर का थक्का नहीं बनने देता है। हिरुडिन क्या करता है बच्चों, रुधिर का थक्का नहीं बनने देता है। तो इसी चीज को देखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, लैब में क्या बनाया, हिरुडिन बनाया। लैब में क्या बनाया बच्चों, हिरुडिन। लैब में हिरुडिन का जीन बनाया। इस हिरुडिन के जीन को एक पौधे में इंसर्ट करा दिया। इस हिरुडिन को जीन को क्या किया, एक पौधे में इंसर्ट करा दिया। पौधे का नाम क्या है, ब्रासिका नेपस। इस पौधे का नाम है ब्रासिका नेपस। तो इस ब्रासिका नेपस नाम के पौधे में इस हिरुडिन नामक जीन को, ये क्या है, जीन है, यहाँ लिख लीजिए। इस जीन को क्या करा दिया गया, इंसर्ट करा दिया गया। जब इस जीन का क्या हुआ, इस जीन के बीज में, इस जीन के बीज क्या थे, ये है इसका बीज, चेंज कर दूं। इस जीन के बीज में क्या बनने लगे बच्चों, हिरुडिन बनने लगा। इसमें क्या मिला,
हेरोडिन बन गया। फिर इसका क्या किया गया, जैव संवर्धन किया गया, इसको फिर क्या किया गया, इसकी डाउन स्ट्रीमिंग की गई, इसका प्योरिफिकेशन किया गया, सेपरेशन किया गया और हेरोडिन का उत्पादन होने लगा और इसका इस्तेमाल एज एन एंटी कोएगुलेंट किया जाने लगा। किस तौर पर किया जाने लगा बच्चों, एंटी कोएगुलेंट के तौर पर किया जाने लगा। क्या कैसे किया हमने, हम जानते हैं कि एक जीव है जिसका नाम क्या है, हिरुडा मेडिसिनालिस जोंक है। इसमें क्या बनता है बच्चों, इसमें हेरोडिन बनता है। हेरोडिन क्या है, ये इसकी क्वालिटी है कि ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। तो हमने हेरोडिन नामक जीन को क्या किया गया, मतलब हेरोडिन बनाने वाले जीन को हमने क्या किया गया, लैब में बनाया। लैब में बना करके इस जीन को हमने क्या किया, इंसर्ट करा दिया एक पौधे में, ब्रेसिका नेपस नाम के पौधे में इंसर्ट करा दिया गया। इस ब्रेसिका नेपस के बीज में क्या बने, आप इसके सीड्स में क्या पाए गए, हेरोडिन पाया गया। फिर इसका डाउन स्ट्रीमिंग किया गया और इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। जैसे गोल्डन राइस का इस्तेमाल किया गया, सेम लेवल पर किसका इस्तेमाल किया गया बच्चों, हेरोडिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। हेरोडिन का इस्तेमाल किस तौर पर किया जाता है, रक्त का थक्का बनने से रोकने वाले दवा के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़िए। ठीक है, तो हमने देखा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स किस तरह से काम आते हैं। अभी तक हम कृषि में ही देख रहे हैं, गोल्डन राइस हो गया, हेरोडिन का हमने देखा, मेडिसिनल यूज हमने देखा। अब हम देखते हैं कि कृषि में ही एक और विशेष प्रकार के कुछ पौधे पाए गए। इन पौधे को हमने नाम दिया बीटी कॉटन नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों, बीटी बीटी कॉटन कह लीजिए। अगर टमाटर है तो बीटी टमाटर कहेंगे, अगर बैगन है तो बीटी बैगन कहेंगे। ये जो बीटी वर्ड आया ये कहाँ से आया, तो दरअसल ये देखा गया ना, समझिएगा यहाँ पर क्या देखा गया कि एक कुछ जीव हैं कुछ ऐसे कीट पाए गए, कुछ ऐसे कीट पाए गए जो पौधे को बिल्कुल नुकसान पहुंचाते थे। मतलब पौधे के लिए क्या थे, हानिकारक थे। अभी हम देखेंगे, पौधे के लिए हानिकारक थे। और यही कीट कुछ जीवाणुओं के लिए भी हानिकारक थे। यही कीट क्या थे बच्चों, कुछ जीवाणुओं के लिए भी हानिकारक थे। ठीक है, लेकिन अब बेचारे पौधे तो बर्बाद हो जाते थे, पौधे ना बचा नहीं पाते थे अपने आप को। पर ये देखा गया कि जो जीवाणु हैं इनके शरीर में कुछ बनता है, इनके डिफेंस के लिए इनके शरीर में कुछ बनता है। इनके शरीर में क्या होता है, एक प्रोटीन पाई जाती है, क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन बनता है, क्रिस्टलाइज प्रोटीन बनता है बच्चों। ये प्रोटीन जीवाणु के शरीर में तो निष्क्रिय रहता है, ये प्रोटीन जो है जीवाणु के शरीर में निष्क्रिय रहता है, इनएक्टिव रहता है, निष्क्रिय रहता है। लेकिन जैसे ही कीट ने जीवाणु को नुकसान पहुंचाया, जैसे ही कीट जो है इस जीवाणु के शरीर में गया, या इस मतलब इसने अपना जो एंटर किया, तो ये क्या करता है, जैसे ये पहुंचेगा, ये जो प्रोटीन है ये इस कीट के शरीर में पहुंचते ही एक्टिव हो जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। कीट के शरीर में पहुंचते ही क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। क्यों, इस कीट के मिड गट में ना, इस कीट के पेट में बेसिकली इनका जो कह सकते हो आप, हाँ, इसके पेट में क्या होता है, क्षारीय माध्यम होता है। क्षारीय माध्यम के कारण ये जो प्रोटीन है ये एक्टिव हो जाता है। क्षारीय माध्यम के कारण क्या होता है बच्चों, ये जो प्रोटीन है ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही ये प्रोटीन इस कीट के शरीर में पहुंचता है, इस कीट के शरीर को क्या करता है, ढेर सारा क्या करता है, छेद कर करके क्या करता है, मार डालता है। इसके सेल्स को क्या करता है, टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसको क्या कहा जाता है, लाइसिस कहा जाता है, लयन। क्या कहा जाता है, लयन कहा जाता है बच्चों। ठीक है ना,
तो क्या होता है, कीट क्या होता है, मर जाता है। ऐसा देखा गया भाई कि भाई ये जीवाणु तो बड़ा काम का है। अब इस जीवाणु का नाम क्या है जब इतना काम का है? तो इस जीवाणु का नाम है बैसिलस थूरिन या थ्यूरिन, जो भी आप बोल लीजिए, थ्यूरिन जीएनसिस, बैसिलस थ्यूरिन जीएनसिस, बीटी शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं बच्चों? बीटी। हाँ, ये वही बीटी है, ठीक है ना, बीटी। तो ये जो जीवाणु है ये तो बड़ा काम का निकला। तो अब क्या किया गया, इसी जीवाणु के इस क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन बनाने वाले जीन को निकाल लिया गया, इस जीन को निकाल लिया गया। और हमने क्या किया, जेनेटिकल इंजीनियरिंग, हमको तो आती है ना। तो इस जीन को निकाल करके हमने क्या करा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की मदद से हमने इसको पौधे में इंसर्ट करा दिया। किस में डाल दिया? पौधे में डाल दिया। अब ये जो पौधा है, जैसे ही इस पौधे के शरीर पर ये अटैक करेंगे, ये कीट जो हैं अटैक करेंगे, ये कीट क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, मगर पौधा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। कीट क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन पौधा क्या होगा, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया इन पौधों को, और जिस जीवाणु के क्राई प्रोटीन को प्रोटीन बनाने वाले जीन को डाला गया, उसी के नाम पर इनका नाम पड़ गया बीटी पौधा कहा जाने लगा। कॉटन है तो कॉटन कहा जाने लगा, अगर आपका टमाटर है तो बीटी टमाटर, बैगन है तो बीटी बैगन, इस तरह से इनका नाम पड़ गया। ठीक है, चलिए अब पढ़िए इसको। देखिए, बैसिलस थूरिनजिएंसिस नामक बैक्टीरिया एक विषैले प्रोटीन होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें क्या होता है, एक विषैला प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, कीटों को मारता है। ठीक है, इसका जीन निकालकर फसलों में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, डाला गया, और हमने देखा कि इससे फसल तो सुरक्षित है, लेकिन कीट क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस तरह से कई सारे पौधे को क्या किया गया, संशोधित किया गया, बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी बैगन, एटसेट्रा। अब ये बीटी कॉटन की स्टोरी क्या है, सबसे पहले इसी पर ये काम हुआ था, इसी वजह से इसी के बारे में थोड़ा सा हमको देखना है। तो बीटी के क्रिस्टल प्रोटीन विशेष कीटों को मारते हैं, जैसे कि आपका टोबैको वर्म है बच्चों, आर्मी वर्म है, बीटल्स हैं आपके, मक्खियां हैं आपकी, ये सब हैं। ठीक है ना, ये प्रोटीन बैक्टीरिया में निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के शरीर में ये क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। कीटों के आंत में जैसे ही ये पहुंचता है, क्षारीय माध्यम में ये प्रोटीन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और कीट के शरीर को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है बच्चों। क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इन जीन्स को क्या कहा जाता है, क्राई जीन्स कहा जाता है बच्चों। इन जीन्स को क्या कहा जाता है, क्राई जीन्स, CRY, क्राई जीन्स कहा जाता है। ठीक है ना, क्राई जीन्स कहा जाता है। ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, क्राई जीन्स कहा जाता है। अब अलग अलग जो कीट हैं उनके लिए अलग अलग जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं, यानी अलग अलग जीन, प्रोटीन बनाने वाले जीन को पौधे के शरीर में डाला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द नीड। ठीक है ना, जैसे कि क्राई 1AC, क्राई 2AB, ये आपके क्रिस्टलाइज प्रोटीन बनाने वाले जीन हैं। इन ये कपास में डाले गए, कपास कौन से कीट को टारगेट करने के लिए, बॉल वर्म को टारगेट करने के लिए। क्राई 1AB जो है ये मक्के में कॉर्न बोरर नाम के कीट को टारगेट करने के लिए इस जीन को इंसर्ट किया गया। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या देखा बच्चों, कि गोल्डन राइस कैसे बनाया गया। ठीक है ना, हीरोडिन, एक मेडिसिनल पर्पस से हीरोडिन का इस्तेमाल कैसे किया गया, किस तरह से बनाया गया, और बीटी कॉटन, बीटी बाकी दूसरे बीटी फसलों को कैसे बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, राइट। सभी जगह पे यही काम हो रहा है। ठीक है ना, सभी जगह पे क्या हो रहा है, यही काम हो रहा है। अब क्या किया गया, इसमें अभी तक जितना भी ऊपर का हमने प्रोसेस पढ़ा, हम जीन को ऐड कर रहे थे। क्या कर रहे थे, जीन को ऐड कर रहे थे, कुछ ना कुछ नया प्रकार का जीन को पहले हमने निकाला, फिर दूसरे के शरीर में डाल दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके शरीर में हमें क्या करना था, रोग पैदा करने वाले जो रोगाणु है उसके जीन को साइलेंट करना था।
यानी कि उसके जीन को क्या करना था, निष्क्रिय करना था। क्या करना था बच्चों, निष्क्रिय करना था। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जीन साइलेंसिंग कहा जाता है, या फिर आरएनए इंटरफियोरेंस टेक्निक कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, आरएनए इंटरफियोरेंस टेक्निक कहा जाता है, या फिर जीन साइलेंसिंग कहा जाता है। सबसे पहले ये जीन साइलेंसिंग को कहाँ पर देखा गया था, थोड़ा सा पहले आरएनए इंटरफियोरेंस की टेक्निक को आप समझ लीजिए, फिर मैं इसको पढ़ूंगी। तो आरएनए इंटरफियोरेंस टेक्निक जो है ये इंटरफियोरेंस है, ठीक है ना। जैसे आपका मैं पूरा लिख देती हूँ, 1 सेकेंड। आरएनए इंटरफियोरेंस, आरएनए इंटरफियोरेंस टेक्निक में क्या किया जाता है बच्चों, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से, डबल स्ट्रैंडेड द्विसूत्री आरएनए की मदद से क्या किया जाता है, जो रोगाणु वाला जीन है, जो रोगाणु वाला जीन है उसके आरएनए को, यानी रोगाणु वाला जीन किससे बनेगा, आरएनए ही क्या करता है, ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाता है। दैट इज योर जीन, जो है वो आपके प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि ऐसे समझो इसको, सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा होगा आपने, डीएनए से क्या बनता है बच्चों, आरएनए बनता है, ठीक है ना, ठीक है, आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सब चीज़ें होती हैं। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, देन एमआरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, तो क्या बनाएगा आपका बच्चों, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन, जो कि आपके वेरियस कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही होता है। तो आरएनए के कुछ सेगमेंट को हमको क्या करना पड़ता है, इसी आरएनए को, जो प्रोटीन बनाने वाले कुछ स्पेसिफिक आरएनए हैं, उनको हमको क्या करना है, साइलेंट करना है, उनको हमको क्या करना है, रोक देना है। क्या करना है बच्चों, रोक देना है, ताकि जब ये आरएनए ही नहीं बन पाएगा तो प्रोटीन भी नहीं बन पाएगा। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है, फिर से समझ लीजिए कि जो हमारा एमआरएनए होता है ये क्या काम करता है बच्चों, ट्रांसलेशन की मदद से प्रोटीन बनाता है। तो जो पर्टिकुलर हमारा आरएनए है, अगर ये आरएनए ही नहीं बन पाएगा तो प्रोटीन भी नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, प्रोटीन भी नहीं बन पाएगा। प्रोटीन को नहीं बनाना है हमको, और उसके लिए हमको क्या करना है, आरएनए को चुप कराना है, आरएनए को क्या करना है, चुप कराना है। इसी को क्या कहा जाता है, जीन साइलेंसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, जीन साइलेंसिंग कहा जाता है। कैसे होता है जीन साइलेंसिंग, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से क्या किया जाता है, रोगाणु के जीन को क्या किया जाएगा, होस्ट के शरीर में इंसर्ट कराया जाएगा, और जैसे ही ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या होगा, ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। इसके पास क्या होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक है आपका सेंस स्ट्रैंड, ठीक है ना, दूसरा है आपका एंटी सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड। इस आरएनए के सेगमेंट को किस में इंसर्ट कराया गया है बच्चों, इस आरएनए के सेगमेंट को होस्ट सेल में डाल दिया गया है, होस्ट सेल में क्या किया गया है, डाल दिया गया है। ये हम क्या करते हैं, ये हम मैनुअली करते हैं, यानी कि ये काम लैब में किया जाता है, ठीक है ना। ये इंटरफियरेंस है, ये हम खुद डाल रहे हैं, ठीक है, ये हम खुद डाल रहे हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमने क्या करा, होस्ट सेल में डाल दिया हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही इस होस्ट सेल में जो रोगाणु है उसका जीन आएगा, ये क्या है, ये मान लीजिए रोगाणु का जीन है, रोगाणु का सिंगल स्ट्रैंडेड जीन आरएनए है, नॉट जीन, आई वुड से आरएनए, रोगाणु का आरएनए है, ठीक है ना। जैसे ही ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है आपका, जैसे ही ये होस्ट सेल में आया, तो क्योंकि ये क्या किया जाता है, हमें यही देखना पड़ता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमने डाला हुआ है, इस रोगाणु के आरएनए का ये कॉम्प्लीमेंट्री हो, ताकि ये आकर के इससे क्या हो जाए, जुड़ जाए,
क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, इसके जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो, ताकि ये आसानी से आकर के इससे क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो जैसे ही रोगाणु के शरीर में आप इसका रोगाणु का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आता है, यहाँ पर क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इससे क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, और ये वाला क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये वाला क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इंटरफेयर करेगा बेसिकली। अब कैसे ये होता है, ये काम बच्चों कुछ एंजाइम की मदद से होता है, जिनको डाइसर एंजाइम कहा जाता है, इनकी मदद से होता है। ये डाइसर एंजाइम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या काम करेंगे, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट करेंगे। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्या करते हैं बच्चों, ये कट कर देते हैं। कट कर देने के बाद ये क्या बना लेते हैं, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए बना लेते हैं, siRNA बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए बना लेते हैं, siRNA बना लेते हैं। ये स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए क्या है, पड़ा हुआ है, ये इंतजार करता रहता है कि जैसे ही रोगाणु का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आएगा, ये उससे जाकर के क्या हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये उससे जाकर के क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। अटैच्ड होकर के ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इसको ये क्या करेगा, ये काम करेगा, ये जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या हो जाता है, इस जो ये रोगाणु का जो आरएनए था, ये अब जो इच्छित प्रोटीन था, मतलब जो रोग पैदा करने वाला प्रोटीन था बेसिकली, जिसकी वजह से पौधे के शरीर में रोग पैदा होता था, अब ये बनेगा ही नहीं, प्रोटीन बनेगा ही नहीं। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो रोग नहीं होगा, जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो रोग नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस आरएनए इंटरफेरेंस के प्रोसेस को मैं समझा पाई हूँ। मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट करती हूँ कि क्या हो रहा है। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है बच्चों, आरएनए इंटरफेरेंस मैनुअली, एक तो नेचुरली ये हर यूकैरियोटिक कोशिका के शरीर में होता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में भी आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस होता है, जो बाकी अदर है आपके शरीर में भी होगा। हर यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस यानी जीन साइलेंसिंग का प्रोसेस प्राकृतिक रूप से होता रहता है। इसलिए होता है कि जहाँ पर जो प्रोटीन नहीं बनना है वहाँ पर उसके आरएनए को क्या कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है कि बेटा तुमको यहाँ पर कोई प्रोटीन नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे कि मेरी आंखों के लिए जो प्रोटीन बनाना है, मेरे बालों के लिए जो प्रोटीन बनाना है, तो ये बाल बनाने वाले प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होंगे। आँखों के प्रोटीन बनाने के लिए केवल आँखों वाले प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये सबका अपना अपना स्पेसिफिक काम होता है। पता चला कि ये इसका जो प्रोटीन है ये कहीं और जाकर के हो गया, तो इस वजह से उनके काम में कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, तो आरएनए इंटरफेरेंस नेचुरली होता है, ठीक है। लेकिन कुछ के शरीर में हमको यही आरएनए इंटरफेरेंस हमने क्या किया, लैब में कराया कुछ पौधे को बचाने के लिए। मैं बताऊंगी कि कौन से पौधे को बचाने के लिए। तो आरएनए इंटरफेरेंस कैसे कराया गया, सबसे पहले क्या कराया गया, होस्ट सेल में हमने क्या करा, डबल स्ट्रैंडेड अपना आरएनए डाल दिया हुआ है। ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसको हमने होस्ट सेल में डाल दिया, ठीक है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि ये प्रॉपर स्टडी करके डाली गई है कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो रोगाणु के आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ताकि रोगाणु का आरएनए जो है इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से आकर के जुड़े, तभी तो आरएनए इंटरफेरेंस होगा, ठीक है ना। तो हमने डाल दिया होस्ट सेल में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसके पास में दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है, दूसरे को एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब क्या हो रहा है, जैसे ही रोगाणु के शरीर में इसका अपना आरएनए जाता है, यहाँ पर ये क्या होता है, डाइसर क्या करेगा, एंजाइम्स होते हैं यहाँ के, ये क्या काम करेंगे, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देते हैं। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कट करके क्या बनाते हैं, ये आपका सिंगल स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए फ्रैगमेंट्स बना देते हैं, ठीक है ना, siRNA बना देते हैं। और ये स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए फ्रैगमेंट्स क्या करेंगे, ये आपके रोगाणु के आरएनए से जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और इस तरह से रोगाणु का आरएनए काम नहीं कर पाता है, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन नहीं बन पाता है, और प्रोटीन नहीं बन पाया तो
पौधा हमारा रोग से बच जाता है। ठीक है ना, हटाऊंगी नहीं इसको, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, गाली मत देना कि इतना डिफिकल्ट क्यों पढ़ाया है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको लिए जानना है कि आरएनए इंटरफेरेंस हो कैसे रहा है। ठीक है ना, वैसे टीचर को गाली देना नहीं चाहिए अगर बच्चों में सेंस होगा तो। एनीवे, तो ये किया किस में गया, ये एक प्रकार का हमारा जो पौधा है हमारे टोबैको प्लांट में किया गया बच्चों। किस में कहा किया गया है, तंबाकू के पौधे में किया गया है, टोबैको प्लांट में किया गया है। क्यों, ये जो तंबाकू का पौधा है ना, इसको एक नेमाटोड जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचा रहा था। इसका नाम क्या है, मेलोइडी गाइनी एक इनकॉग्निशिया नाम का एक पौधा था जो इसको नुकसान पहुंचा रहा है। ये मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया नामक जीव है, ये जीव है, ये क्या है बच्चों, ये जीव है। ठीक है ना, ये जीव जो है ये तंबाकू की जड़ों में जाकर के ये क्या करता था, गांठ बना देता था। क्या बना देता था, गांठ बना देता था। ठीक है ना, जिसको क्या कहा जाता था, ट्यूमर या कह लो रूट नॉट डिजीज। हाँ, क्या कहा जाता था, रूट नॉट डिजीज, गांठें बना देता था। ठीक है बच्चों, पौधा ग्रो नहीं कर पाता था। तो क्या किया गया, इस मेलोइडी गाइनी के इस गांठ बनाने वाले जीन को क्या कर दिया गया, आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से साइलेंस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से क्या कर दिया गया, इनको साइलेंट कर दिया गया कि बेटा अब तुम होस्ट सेल में आओ, अब तुम हमारे तंबाकू को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ गया, आरएनए इंटरफेरेंस यही काम किया गया था इस पौधे में, तंबाकू के पौधे में। समझ में आ गया, पढ़ दूं, चलो। मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया नामक नेमाटोड तंबाकू की जड़ों पर हमला करते हैं और उपज कम कर देते हैं। इसका समाधान आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक से किया गया, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाए जाते हैं जो नेमाटोड के एमआरएनए को साइलेंस कर देते हैं। अब तुम सोच रहे हो मैम आपने तो आरएनए आरएनए कहा, यहाँ पर एमआरएनए, बेटा एमआरएनए ही ट्रांसलेशन करेगा ना, तभी तो प्रोटीन बनाएगा, जिससे कि वह जीवित नहीं रह पाता है। ठीक है, अब ये किसकी मदद से कहा जाता है, पौधे में हो रहा है, तो पौधे के लिए कौन सा वाहक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशिएंस की मदद से ये काम किया गया। ठीक है ना, किसकी मदद से किया गया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशिएंस की मदद से किया गया है। नेमाटोड विशिष्ट जीन डाले गए थे, ये जीन सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनाते थे जो मिलकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं और एमआरएनए को निष्क्रिय कर देते हैं। किसके एमआरएनए को, नेमाटोड के एमआरएनए को निष्क्रिय कर देते हैं और परिणाम रूप से क्या होता है, पौधा हमारा सुरक्षित रह जाता है। अब थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और थोड़ा सा समझ लो, इसको मैं बताऊंगी नहीं, बस आप इतना जानिएगा कि टमाटर, इस आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल है ना बच्चों, ये टमाटर को भी थोड़ा सा बचाने के लिए किया गया। बेसिकली जो हमारा नेचुरल टमाटर होता था, ये बड़ा सॉफ्ट रहता था, बड़ा जल्दी ख़राब हो जाता था। तो इसको क्या किया गया, इसमें इसके जीन को, जो सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने वाला जो जीन था, उसको साइलेंट करा गया ताकि टमाटर क्या हो, थोड़ा सा लंबे टाइम तक चल सके, और इसका फ्लेवर को भी इसको क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। सो दिस वाज द यूज ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस इन टोमेटो। ठीक है ना, सो जीन साइलेंसिंग समझ में आ गया। जीन साइलेंसिंग को ही क्या कहा जाता है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की मदद से जीन को क्या किया जाता है, साइलेंट किया जाता है। ठीक है, अब कल के क्लास में देखेंगे कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हम इंसुलिन बनाने के लिए कैसे करते हैं, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट जीन थेरेपी एंड अदर टॉपिक्स। ठीक है, तो कल की क्लास में भी बने रहिएगा, कल की क्लास में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, और अच्छे से इसको समझिए। ख्याल रखिए अपना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगी है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।